वेलकम वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं हूं हीरा महेश्वरी। हाँ, मैं वही हूं जिसने सीए फाइनल एएफएम के अंदर 100 मार्क्स स्कोर किए। पर आपका एक सवाल होगा कि भाई कैसे? अगर हमें भी 100 मार्क्स स्कोर करना है सीए फाइनल एएफएम के अंदर तो हम कैसे करें? So this video is completely for that. I'll share a detailed strategy right from the lectures, उसके बाद में सेल्फ स्टडी, एग्जाम डे स्ट्रैटेजी, एग्जाम के 3 घंटे, ये सब में आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, मैंने क्या किया था, ये सब कुछ बोलूंगा। और स्पेसिफिकली कुछ बोनस पॉइंट्स ऐड करूंगा लास्ट के अंदर दैट विल प्रोपेल योर स्कोर फ्रॉम 60 प्लस टू 80, 90 एंड इवन 100। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलना एंड एंजॉय इट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लेक्चर्स व्हेन टू कंप्लीट। तो आइडियली आपको लेक्चर शुरू करने चाहिए एफआरई एएफएम से, क्योंकि कोर सब्जेक्ट्स है, ज्यादा अमेंडमेंट्स इनमें होंगे नहीं एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना? अब जब लेक्चर्स देखोगे तो फोकस किस चीज पर होना चाहिए? सबसे पहला है कॉन्सेप्ट नोट्स। कॉन्सेप्ट नोट्स ऐसे बनाओ जैसे कि तुम 1.5 डे के अंदर उसको बहुत फटाफट से रिवाइज कर पाओ। क्योंकि देखो, जो तुम 1.5 डे के अंदर रिवाइज कर लिए ना, वो तुम्हें एग्जाम में पक्का 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 याद आ जाएगा। ठीक है? तो बहुत क्रिस्प, अच्छे और डिटेल कॉन्सेप्ट नोट्स बनाना, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। फिर है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। देखो, सर तुम्हें पढ़ाएंगे, समझो तुम्हें 100 चीजें पढ़ाई, तो 100 में से ना 80 को तुम एकदम स्ट्रॉन्ग बना लो, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो। और जो 20 रहते हैं ना, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो उसके अंदर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि ना वो कॉम्प्लेक्स देखो तुम एनीवेज भूल जाओगे जब तक तुम रिवीजन करोगे। ठीक है ना? और उसमें ना तुम्हारी एनर्जी बहुत जाएगी, उससे उसी जगह थोड़े मजे करो और 80 को अच्छे से समझो, बाकी 20 को बस हाँ ठीक है, बस समझ लिया, सुन लिया, बाद में देखेंगे। ठीक है? एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मार्किंग ऑफ क्वेश्चंस ने जब सर तुम्हें पढ़ाए, सर तुम्हें बता देंगे कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस रेयरली आस्क्ड है, और तुम्हें पर्सनली कौन से क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, टफ लग रहे हैं, ये मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं मार्क कर लेता था। तो जब क्वेश्चंस मार्क हो जाएंगे ना, ये तुम्हें सेल्फ स्टडी के टाइम पे बहुत 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 काम में आएंगे। तो लेक्चर्स में मेन फोकस तुम इस चीजों पे रखना। लेट्स गो नेक्स्ट, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के अंदर आपको क्या रिसोर्सेस यूज आएंगे? तो सबसे पहले तो जो आपने कॉन्सेप्ट नोट्स बनाए थे ना ऊपर, वो बहुत ज्यादा काम में आएंगे, क्योंकि उसके अंदर ना मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कोर है एएफएम का। अगर तुम उससे पहले समझ लो ना, तो तुम्हारे क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद में लेट्स रेफर टू आईसीएस स्टडी मटेरियल, क्योंकि जो स्टडी मैट के क्वेश्चंस होते हैं ना, फ्रॉम आईसीएस पर्सपेक्टिव दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि एटलीस्ट तुम्हारा 60% ऑफ द पेपर ना स्टडी मैट से कॉपी बनेगा, मतलब शायद नंबर चेंज हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, बाकी पूरा तो कॉपी पेस्ट ही आएगा। ठीक है ना? तो स्टडी मटेरियल में सबसे पहले अच्छा होल्ड लेके आना पूरे के पूरे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद में बन जाते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। क्वेश्चन बैंक अभी किसकी फॉलो करें? देखो, वॉट एवर फैकल्टी आर स्टडीइंग फ्रॉम, उनकी क्वेश्चन बैंक सबसे पहले फॉलो करो, क्योंकि आपने उसके अंदर अपने क्वेश्चंस मार्क किए थे जो रेयरली आस्क्ड थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इजी थे और टफ थे। उसके बाद में इफ यू हैव टाइम तो दूसरे क्वेश्चन बैंक्स की तरफ जाओ। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑलवेज रिमेंबर, ऐसी क्वेश्चन बैंक, ऐसे फैकल्टीज चूज करो जिन जो सब इंक्लूड करते हो, आरटीपी, एमटीपी, पीक्यू, सब कुछ। पर्सनली अगर आप मेरा पूछो तो मैंने ना सबसे पहले आईसी स्टडी मटेरियल किया था, फिर संजय सराफ सर की क्वेश्चन बैंक की थी, उसके बाद में अजय अग्रवाल सर की क्वेश्चन बैंक की थी। तो टोटली मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। सो देयर वाज नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न्ड। चलो लेट्स गो टू थियरी, हाउ टू टैकल थियरी इन सेल्फ स्टडी। तो देखो भाई, अपने मेन 4 चैप्टर्स हैं, फाइनेंशियल पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, स्टार्टअप फाइनेंस और सिक्योरिटाइजेशन। सबसे पहले प्रायोरिटी देना इनको, उसके बाद में जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है फ्रॉम अदर चैप्टर्स उनको देना है। ठीक है ना? अभी इसमें ना 2 अप्रोच रहेगी तुम्हारी टू टैकल थियरी। सबसे पहले तो एबीसी एनालिसिस कर लेना पिछले अटेम्प्ट्स का, कि कौन से क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो हिसाब से ये अटेम्प्ट में कौन से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो कभी भी थियरी ना गो इन ऑर्डर ऑफ एबीसी, कि जो बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस है ना उनको पहले करना और बाद में बाकी के करते रहना, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। ठीक है? एंड ऑल्सो वन मोर ट्रिक जो मैं यूज करता था टू टैकल थियरी वाज, आई यूज्ड टू डू 4 क्वेश्चंस अ डे। मैंने ना पूरे क्या किए, पूरे एक लिस्ट बना ली क्वेश्चंस की, ऑलमोस्ट एक 100 क्वेश्चंस कुछ बने थे शायद ओवरऑल, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस में मिला लिए थे मैंने, आपको पूरे मिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पूरे मिला लिए थे। और मैं हर दिन 4 क्वेश्चंस पढ़ता था। कब? कभी लंच करते वक्त पढ़ लिया, या कभी ब्रेकफास्ट करते वक्त पढ़ लिया, ऐसे घूम रहा हो तब पढ़ लिया, क्योंकि ना एएफएम के थ्योरी क्वेश्चंस ना बहुत इजी होते हैं।
जो साइड बेस्ड होते हैं, साइड आपको याद करनी होती है। एंड जो आज पढ़ा है ना, वो मैं कल क्यूमुलेटिव रिवीजन कर लेता था उसको। तो एएफएम का थियोरी नेवर लुक्ड अ बर्डन टू मी, क्योंकि मैं उसको बहुत कैजुअली कर लेता था। तो आई थिंक यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट दिस अप्रोच। जब भी फ्री रहो, बोर हो रहे हो, एएफएम की थ्योरी कर लो, 4 नहीं 3 क्वेश्चन कर लो, और कल वापस से उसको रिवाइज कर लेना, तो एकदम सब कुछ तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट, प्रैक्टिकल। अभी आप प्रैक्टिकल को कैसे टैकल करोगे? सबसे पहले तो फॉलो एबीसी पैटर्न ऑफ लर्निंग। सबसे पहले ए कैटेगरी के चैप्टर्स करना, फिर बी कैटेगरी के, फिर सी कैटेगरी के। वापस से सुनो, मैं क्या बोला, तीनों करना है। ऐसा नहीं बोला कि सी कैटेगरी के छोड़ के जाओ। सी कैटेगरी के भी आएंगे एग्जाम में, लेकिन उनके मार्क्स थोड़े कम रहेंगे और प्रोबेबिलिटी आने की थोड़ी कम है, लेकिन आएंगे तो जरूर थोड़े ना थोड़े चैप्टर्स। नेक्स्ट, शुड यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस? देखो भाई, मेरा पर्सनली बोलता हूं, मैं कैसे करता था, 50% स्क्रिबल कर लेता था और कैलकुलेटर पे करता था। हाँ, ये क्वेश्चन देखा, चलो ठीक है, फटाफट कैलकुलेट किया, ये आंसर है, मैच हो गया, आगे बढ़ो। इससे क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है और टाइम थोड़ा कम लगता है उसको करने के लिए, ठीक है। एंड 30% क्वेश्चंस ना जो रिपीट होते थे ना, वो उनको मैं ऑडिट कर लेता था, बस देख के खुश हो जाता था। चलो ये एडजस्टमेंट है, हाँ आंख बंद करके देख लिया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, हाँ ठीक है, ये वाला सब भी हो गया। तो 30% मैं ऐसे करता था एंड 20% बकायदा टाइम लगाता था। समझो 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 18 मिनट लगाता था। 10 मार्क के वैसे आते नहीं है एफएम के अंदर, 8 मार्क के ज्यादा आते हैं, 6 मार्क के ज्यादा आते हैं, तो अकॉर्डिंगली उतना टाइम लगाता था और बैठ के प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसा मैं आईसीए के अंदर एग्जाम के अंदर करने वाला हूं ना, वैसे करता था, ताकि मेरा टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे टेस्ट हो जाए। तो आइडियली ऐसे तुम लोग सॉल्व कर लो, 50% स्क्रिबल कर सकते हो, 30% ऑडिट कर लो, और एटलीस्ट 20% फॉर्मेट बेस्ड आंसर्स बनाओ कि ऐसे हम एग्जाम के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। अभी एक और क्वेश्चन होता है, सब कुछ कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहिए क्या? देखो भाई, जब तुम लेक्चर्स देख रहे थे तब 80% तुमने अच्छे से पढ़ा था और 20% अच्छे से नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। अभी भी ऐसे ही होगा, थोड़ी चीजें ऐसे रहेंगी जो तुम कितना भी ट्राई करो तुम उसे समझ नहीं पाओगे। मतलब आइडियल ऐसा होता है, दैट इज द ह्यूमन नेचर, मेरे साथ भी होता था। तो सर आपने वो 20 को टैकल कैसे किया? देखो भाई, मेरा तो इट वॉज वेरी सिंपल। जो 10 to 20% मुझे नहीं समझ रहा है ना, वो मैं उसको समझ लेता था कि मुझे ये समय है ना, तो इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, एंड इट इज कंप्लीटली ऑल राइट। आपको ना 100% पूरा समझने की जरूरत नहीं है, आप 80% अच्छे से समझो, पुट दैट इन योर पेपर, बाकी 20 याद करके चले जाओ। मतलब मैं बोलूं चलो ठीक है, रट के चले जाओ कि हाँ ये स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स ओके टू डू दैट। ऐसा मत समझना कि मैं कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ रहा हूं पूरा तो शायद मेरे मार्क्स कम आएंगे। 80% आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो, दैट्स अ लॉट एंड आई थिंक दैट्स गुड। उसके बाद में लेट्स गो ये वाला पॉइंट, कीप अपडेटिंग इजी एंड टफ मार्किंग्स। देखो तुमने जब रिवीजन 1 किया ना, तो जो तुमने पहले इजी वाले मार्क किए थे ना, वो तो तुम्हें इजी लगेंगे आइडियली, क्योंकि तुमने खुद से मार्क किया था। लेकिन जो थोड़े तुमने टफ मार्क किए ना, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि भाई तो टफ इतना था ही नहीं, इट वॉज इजी। तो अब तुम उसे टफ की कैटेगरी से निकाल के इजी की कैटेगरी में लेके आओ। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, आप फिल्टर आउट करते जाओ क्वेश्चंस को। समझो तुम्हारे पास 100 क्वेश्चंस है ना, रिवीजन 1 में तुमने 100 पूरे किए, रिवीजन 2 में क्या करोगे, 100 में से पूरे नहीं करोगे, सिर्फ वो करोगे जो तुम्हें टफ लगते हैं, तुम्हें लगते हैं कि लास्ट डे पे अगर ये मैं देख के नहीं गया तो ये मुझे एग्जाम में नहीं बनेगा। तो तुम्हें बस ऐसे क्वेश्चंस फिल्टर आउट करने हैं जो तुम 1.5 डे के अंदर अच्छे से देख पाओ। तो ये क्वेश्चंस की ना क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट डे पे तुम्हें कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करने हैं और क्वेश्चंस भी देखना है। तो ये फिल्टरिंग आउट ना बहुत 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 जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, चलो बात करते हैं एमसीक्यूज की, कि एमसीक्यूज को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। थियरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। देखो सही बता रहा हूं, एमसीक्यूज के लिए एफएम के अंदर कुछ एडिशनल प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। जो तुमने ऊपर थियरी और प्रैक्टिकल पढ़ा है ना, उससे ही पूरे के पूरे एमसीक्यूज बन जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज मोस्टली कॉन्सेप्चुअल होते हैं एंड जो क्वेश्चंस तुम्हारे प्रैक्टिकल में होंगे ना, वही यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे। तो इसकी एडिशनल प्रैक्टिस को कुछ लगेगी नहीं। एंड एफएम एमसीक्यूज बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, तो इनके ऊपर ना ज्यादा ध्यान देना स्टार्टिंग ऑफ द एग्जाम के अंदर, क्योंकि आधे घंटे में बन जाएंगे तुमसे पूरे एमसीक्यूज एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ अब मुझे बस शायद 25 मार्क मिल गए हैं, 26 मार्क मिल गए हैं, और बस मुझे 10-15 मार्क चाहिए पास होने के लिए। तो दैट इज अ गेम चेंजर इन अ माइंडसेट, ठीक है ना। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ रिविजन्स। अभी नंबर ऑफ रिविजन्स कितने करने चाहिए, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स। मुझे ऐसे भी लोग पता है जिन्होंने बस एक ही रिवीजन किया था एंड उनकी ऑल इंडिया रैंक आ गई, सिर्फ एएफएम का नहीं, हर सब्जेक्ट का भी। तो एएफएम का ना रिवीजन से डिपेंड्स ऑन यू, आपने पहला रिवीजन
क्या इंटेंसिटी से किया है, कितना इफेक्टिवली किया है। अगर इफेक्टिवली किया है तो शायद और एक रिवीजन या और एक शायद 2 रिवीजन के अंदर, एक मॉक टेस्ट के अंदर आपका काम बन जाए। लेकिन अगर आपने पहला रिवीजन अच्छे से नहीं किया है तो शायद तुम्हें और ज्यादा रिवीजन लगे। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको फीलिंग आ रही है क्या कि हाँ भाई कुछ भी आए, कोई भी क्वेश्चन है मैं टैकल कर लूंगा। इफ यू आर गेटिंग दैट फीलिंग, दैट्स डन। तो किसी को भी ऐसा बेंचमार्क मत बनाओ कितने नंबर ऑफ रिविजन करना है। इट इज कंप्लीटली फ्रॉम इनसाइड, आपकी फीलिंग क्या कह रही है, ठीक है ना। चलो अब अपन बात करते हैं मॉक टेस्ट की, कि भाई आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए क्या। हाँ, एटलीस्ट 1 से 2 प्रॉपर 100 मार्क्स के 3 घंटे के रिटन टेस्ट देना। क्यों? इसके ना बहुत सारे बेनिफिट्स है। फर्स्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। पहली बार तुमने एमटीपी दिया, फॉर एग्जांपल एमटीपी मतलब आईसीए का भी हो सकता है या किसी और टेस्ट सीरीज या फैकल्टी का भी हो सकता है, दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट। लेकिन जब तुमने पहली बार दिया तो तुम्हारा पेपर बना ही नहीं 3 घंटे के अंदर पूरा, तब यू रियलाइज कि टाइम मैनेजमेंट हो नहीं रहा है। देन आप चेक करोगे कि कहां पे मैंने गलती की, कहां पे ज्यादा टाइम दिया, वो तुम्हें समझ में आएगा और आप उसे वापस से उसको चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट तुम्हें रियलिटी चेक मिल जाएगा कि एक्चुअल में 100 मार्क्स में से कितने क्वेश्चंस तुमसे एक्चुअल में बन रहे हैं और तुम्हें कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है और कौन सा टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग है, ताकि वीक टॉपिक्स पे तुम लोग ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सको और स्ट्रांग टॉपिक्स को अपने तुम स्ट्रेंथ बना सको, ठीक है ना। एंड ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट, मसल मेमोरी। जैसे मैं क्या करता था, 2 से 5 बजे तक का टाइम लगाता था और वही टाइम में अपना मॉक टेस्ट देता था। मैंने टोटल 3 मॉक टेस्ट दिए थे 100 मार्क्स के, और तीनों में मैंने आईसीए के दिए थे, कोई भी टेस्ट सीरीज या फैकल्टी का नहीं दिया था। एक्सेप्ट मैंने थोड़े ना चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी दिए थे, दैट आई डिड ऑफ अ टेस्ट सीरीज। बाकी मेन 100 मार्क्स के मॉक टेस्ट मैंने आईसीए के दिए थे, ठीक है ना। अभी आफ्टर दैट पॉइंट जब मैं एग्जाम देने जा रहा था ना, सुबह लाइक ठीक है ना, बस एक और मॉक टेस्ट ही देना है, ज्यादा कुछ है नहीं ना, बस हाथ को, दिमाग को, सबको, कैलकुलेटर को पता है कैसे काम करना है। तो इट कंप्लीटली गोज इनटू योर मसल मेमोरी। आप इतने यूज्ड टू हो जाते हो ना वो एनवायरनमेंट से कि इट बिकम्स वेरी नॉर्मल। बाकी सबको लगेगा हाँ भाई एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, एंड लाइक चिले यार, अपन तो बार बार करते रहते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस, ऐसा हो जाएगा। तो दैट इज अ गेम चेंजर, क्योंकि जो तुम अपने मन को बोलोगे ना तुम्हारे साथ अच्छा अच्छा वैसे वैसे ही होगा, ठीक है। एट लास्ट, आईसीए की आरटीपी एमटीपी करनी चाहिए क्या? हाँ करनी चाहिए। कितनी? प्रेजेंट तो करे ही करो, और पास के 2 अटेम्प्ट्स की भी करना, क्योंकि जनरली ये ट्रेंड है, लास्ट 2 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी जो क्वेश्चन है ना वो तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो बी ऑन अ सेफर साइड एंड आईसीए के आरटीपी एमटीपी करंट अटेम्प्ट और लास्ट 2 अटेम्प्ट की कर ही लेना। चलो अब बात करते हैं 1.5 डे एग्जाम डे की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब परसों तुम्हारा एग्जाम है ना या कल तुम्हारा एग्जाम है, कुछ भी नया कंटेंट दिमाग को मत देना। जब तुम नया कंटेंट दोगे ना और शायद तुम्हें वो समझ ना आए, तुम पैनिक मोड पे चले जाओगे एंड तुम्हारा एग्जाम खराब हो जाएगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड, मेक आर्ली प्लान। कौन से घंटे में तुम क्या पढ़ोगे, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, कौन सा सम सॉल्व करोगे, ये प्रॉपर तुम्हारे पास प्लान होना चाहिए, ताकि जब तुम एफआर एग्जाम देके घर आओ ना तुम ब्लैंक ना रहो कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तुम्हारे पास स्ट्रक्चर्ड एक फॉर्मेट रहे कि हाँ मेरे को भी ये टॉपिक करना है, मेरा वॉज क्लियर कि एग्जाम डे के आते ही मुझे क्या क्या करना था, मैंने लिख के रखा था पूरा, एंड बस ये करना है, ये हो गया बस। तो एक स्ट्रक्चर जब दिमाग में रहता है ना, यू फील एट पीस कि हाँ सब कुछ हो रहा है, एक प्लान बना हुआ है मेरा, वो हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन अभी देखो मेरा कैसा था मैं बताता हूँ, एंड आई थिंक आपको भी यही फॉलो करना चाहिए। जब मैं एफआर का एग्जाम देके आया था ना, तब मैं इजी चैप्टर्स कर लिया था। जैसे मुझे एडवांस कैप बच और सिक्योरिटी एनालिसिस बहुत इजी लगता था, तो वो दिन मैंने वो किया था। रात में इतना जगता नहीं हूं, तो आपका अलग होगा, आप आपके हिसाब से प्लान करना, मैं मेरा बता रहा हूँ। एंड देन एग्जाम लीव जो एक दिन होता है ना, उसके अंदर मैंने जो डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे सुबह सुबह मैंने फॉरेक्स लेके बैठ गया था। फॉरेक्स एक बार हो गया, चलो ठीक है, मेजर चंक हो गया मेरा, जो डिफिकल्ट पार्ट है। फिर जो बड़ा चैप्टर है जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, वो लेके बैठ गया था। तो ये वाले दिन ना बड़े बड़े चैप्टर्स कर लेना, ठीक है। एंड एफएम का जो एग्जाम दिन है, सुबह का दिन है, वो दिन मैंने क्या किया, पहले तो थ्योरी किया था, बकायदा 3-4 घंटे बैठ के पूरा थ्योरी पढ़ा था, और जो चैप्टर्स जो मेरे कल नहीं हो पाए थे वो मैंने यहाँ पे किए, ठीक है। तो बेसिकली यू डिवाइड इट कंप्लीटली इन 3 चंक्स। एग्जाम का दिन 1.5 डे, मतलब पूरा 1.5 डे को डिवाइड कर लेना भाई। एग्जाम का दिन, वो एक दिन पूरा एग्जाम लीव का, और एफआर एग्जाम के दिन का, प्रॉपर्ली उसको डिवाइड करके प्लान करके वो हिसाब से कर लेना, हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेक फॉर्मुला चार्ट।
जब तुम कॉन्सेप्ट नोट्स बना रहे हो ना अपने लेक्चर्स के टाइम पे, तभी फॉर्मुला चार्ट बना लेना, और अगर तब नहीं बन पाया हो रिवीजन के टाइम पे बना लेना। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा फॉर्मुला चार्ट पूरा एक जगह रहेगा ना, तुम्हें अलग अलग जाके उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं रहेगी। बस एग्जाम के दिन में सुबह पूरे एक साथ देख लिए, हो गया। खुद से बनाना या तुम कुछ किसी की फैकल्टी की भी रेफर कर सकते हो, लेकिन आई सजेस्ट खुद से बनाना, क्योंकि जब तुम खुद से लिखोगे ना, तुम्हारे हाथ को और तुम्हारे पेन को याद हो जाएगा। समझ में आया ना? चलो, नाउ लेट मी आंसर द क्वेश्चन, हाउ टू टैकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिवर्स कैलकुलेशंस। क्योंकि अपन ने देखा है नवंबर 24 में बहुत सारे क्वेश्चंस ना रिवर्स कैलकुलेशंस पे बेस्ड थे। तो भाई आपने टैकल किससे किया? क्योंकि आपके तो 100/100 आए, तो आपके तो पूरे क्वेश्चंस राइट गए। मैं बताता हूं मेरा पर्सनली क्या था, मैंने किससे किया। आई विल आंसर दिस इन 2 पार्ट्स। सबसे पहला ना, मैं क्या करता था पता है, नॉर्मली जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं ना, तो समझो क्वेश्चन है a+b, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, a+b = c आया। अब ना मुझे हमेशा एक बात का डर रहता था कि भाई इसका ना कहीं मुझे कैलकुलेशन एरर ना हो जाए, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कट जाए। तो मैं ना वापस कैलकुलेशन चेक करता था। लेकिन यहां पे कैच है, अब मैं कैलकुलेशन ना वापस से a+b = c करके चेक नहीं करता था। कैलकुलेटर पे ना मैं c - b = a करके चेक करता था। तो आई यूज्ड टू रिवर्स कैलकुलेशन व्हाइल चेकिंग माय क्वेश्चंस। एंड मुझे थोड़ी पता था कि मुझे एग्जाम में रिवर्स कैलकुलेशंस पूछेगा। ये तो मेरी नॉर्मली आदत लग गई थी। तो एग्जाम में जब पेपर आया ना, मुझे लगा ही नहीं कुछ नया पूछा है। जेन्युइनली बता रहा हूं, आई वाज लाइक चल ठीक है, उल्टा ही तो पूछा है ना, कर लेते, हो जाता है। जब बाहर आया तब पता चला कि भाई रिवर्स कैलकुलेशंस पे ना बहुत लोगों को दिक्कत हुई है। तब आई रियलाइज्ड कि मैंने वो किया था ना, इसलिए मुझे जेन्युइनली बहुत इजी लगा, वरना मुझे भी टफ लगता। तो आई सजेस्ट आप भी अपने रूटीन में लेके आओ रिवर्स कैलकुलेशंस के लिए। जो तुम सम सॉल्व कर रहे हो ना, वापस से उल्टा एक बार उसको चेक करने के लिए कर लो, ताकि इट बिकम्स वेरी यूजुअल टू यू। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी समझो थोड़े क्वेश्चंस तो रहेंगे जिसमें तुम्हें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं रहेगी। कौन से? वो 20% वाले क्वेश्चंस जो तुमने लेक्चर्स के टाइम पे, सेल्फ स्टडी के टाइम पे बस देख के याद कर लिए थे। अब उनको कैसे टैकल करना चाहिए, मैं अपना एग्जांपल बताता हूं मैंने कैसे किया, ठीक है ना? अभी देख, ये क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2A, एग्जाम में आया था म्यूचुअल फंड्स का रिवर्स कैलकुलेशन के बेसिस पे। इसमें मुझे मार्क्स कितना देखना, इसमें मुझे आए टोटल, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 4 मार्क है टोटल, और यहाँ पे 2 पूरे मार्क्स आ गए इसके अंदर मेरे ख्याल से। तो मुझे अभी ना ये क्वेश्चन ना मुझे पर्सनली बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ करता है वो, कहीं से तो कहीं कुछ ना कुछ करके एंड पे लेके आता है। तो मुझे समझा नहीं था इतना, लास्ट में थोड़ा बहुत समझा। लेकिन ये मैंने टैकल कैसे किया, मैं क्या किया था, एक मैं नोट्स मेंटेन करता था, उसके अंदर ना ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ आईसीए मॉड्यूल। इसमें ना मैं स्ट्रक्चर बना लिया था कि मेरा स्टेप नंबर ये है कि मुझे इनिशियल यूनिट्स कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर बी ये है कि मुझे एनएवी कैलकुलेट करना है 9 महीने आगे का। स्टेप नंबर सी ये है कि मुझे वापस नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करना है। फिर स्टेप नंबर डी ये हो गया। अब ऐसे ना मैं उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर कर लिया था, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्चुअली इतना समझा नहीं था। अब जब मैंने प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर किया ना, नेक्स्ट टाइम मैं बस स्ट्रक्चर याद कर रहा हूं कि हाँ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ये बन गया। अब एग्जाम में क्या हुआ, स्टेप 1 टू स्टेप 4 नहीं पूछा, स्टेप 4 टू स्टेप 1 पूछा। अब इट वाज वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि मैंने तो लाइन से किया है ना, वो स्ट्रक्चर को बस मुझे उल्टा करना था। तो जो तुम्हें कॉन्सेप्चुअल समझ में नहीं भी आए ना, उनका से स्ट्रक्चर बना के पढ़ो, ताकि तुम्हें इजीली वो दिमाग में चले जाए। और नो डाउट वो रिवर्स कैलकुलेशन में पूछिए, इट विल बी इजियर फॉर यू टू टैकल। चलो अभी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे क्रीमियस्ट पार्ट पे। अभी आप मुझे पूछेंगे कि भाई हाउ कैन वी स्कोर 80+, 90+, 100 और 100? क्या सीक्रेट है जो तूने ऐसा किया जो बाकी सबने नहीं किया? मैं बोलूंगा मैंने 2 ऐसी चीजें की दैट स्टूड मी आउट। फर्स्ट थिंग, आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बहुत सारी गलतियां की। कब? प्रिपरेशन के अंदर। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैंने ना फोकस किया रेयरली आस्क्ड क्वेश्चंस पे, जो अपन ने पहले ही मार्क कर लिए थे। अभी क्या होता है पता है, ऐसे क्वेश्चंस जो रेयरली आस्क्ड है ना, वो बहुत कम आते हैं, 10 से 15 मार्क। अगर आप एग्जामिनेशन के लिए एम कर रहे हो या पास होने के लिए एम कर रहे हो ना, इस पे फोकस मत करना। लेकिन अगर आपका एम 80+, 90+, 100 मार्क्स का है, ऑल इंडिया रैंक का है ना, इस पे फोकस करना। क्योंकि रेयरली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बाकी बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, और वो आप करके जाओगे, एंड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड थिंग, मिस्टेक्स बहुत सारे करना। क्यों? मैं पर्सनली क्या करता था बताता हूं। अभी समझे क्वेश्चन है 5 मार्क का, वो 5-6 मार्क का क्वेश्चन है, वो आइडियली 10 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। मैं उसको ट्राई करता था सॉल्व करने 5 मिनट के अंदर, रफ में ही। इससे क्या होता था पता है, जब मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूं ना, आई टेंड टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, ज्यादा मिस्टेक्स करूंगा। इससे मैं क्या करता था,
मैं पूरे ना मिस्टेक्स की एक समरी बना लेता था कि भाई ये क्वेश्चन के अंदर ना तूने ये मिस्टेक्स की, तो शायद एग्जाम के दिन भी तुझसे मिस्टेक्स हो सकती है। तो जब मैं नेक्स्ट रिवीजन करता था ना, मैं वापस से कोई भी सम रिवाइज करता ही नहीं था, मैं बस मिस्टेक्स रिवाइज करता था, क्योंकि बाकी जो करेक्ट हो रहा है ना वो नेचुरली मुझे कॉन्सेप्ट पता है और मैं उसे नेचुरली करेक्ट कर दूंगा इवन इफ आई डोंट रिवाइज इट बिफोर द एग्जाम। और मैं बस एग्जाम के 1.5 डे में वही रिवाइज किया हूं जहां पे मैं गलतियां कर रहा था। मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बताता हूं कि मैंने कैसे किया। आई जस्ट शो यू माय नोट्स, ठीक है ना। ये देखो, ये है मेरा फॉरेक्स का नोट्स। तो बेसिकली बुक में क्या था बताया, ये बुक का ना एक काम करूंगा, मैं पूरा स्कैन कॉपी वाला जो है ना वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग वहां पे ज्वाइन करके ना डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड एनालाइज करना कि मैंने कैसे कैसे किया था एंड कितनी कैजुअल भाषा में खुद को समझाने के लिए बताया था कि भाई तू यहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, ये कॉन्सेप्चुअल है, इसको याद रख ले, इसको तू वापस रिपीट मत कर। ये देखना तुम लोग अच्छे से देखना। ये बस तुम्हें एग्जाम्पल बताता हूँ क्या क्या था मैंने। फॉरेक्स है, फर्स्ट क्वेश्चन ही है मेरे प्रिपरेशन का। अभी एक्सचेंज पोजीशन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें ना थोड़ी चीजें बाई करनी होती है, थोड़ी चीजें सेल करनी होती है, थोड़े रिसीट्स में आते हैं, थोड़े पेमेंट्स में आते हैं। तो उसमें ना मेरे से गलतियां हो रही थी, मैं थोड़े प्लस की जगह माइनस कर रहा था, माइनस की जगह प्लस कर रहा था। तो मैंने बकायदा लिख लिया कि भाई देख ये 1 2 3 चीजें जो बाई में आएगी, 1 2 3 चीजें जो सेल में आएगी। कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, लेकिन जब जहां पे आप गलती कर रहे हो ना, गलती को लिख लो कि यहाँ पे गलती हो रही है। अभी देखो इससे क्या हुआ पता है, जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आया ना, एग्जाम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी आया। अभी जो जो मुझे रिसीट्स में लिखना था ना, इट वॉज वेरी मैकेनिकल फॉर मी, मुझे एकदम याद सा था, कॉन्सेप्चुअल था ही था, बट याद हो गया था कि ये यहाँ पे लिखना है, ये यहाँ पे लिखना है। और जो मैं गलती कर रहा था ना, वो मैं गलती यहाँ पे रिपीट नहीं किया, ठीक है। एंड ऑल्सो देखना इसके बाद में ना, जब तुम्हारा बैलेंस कैलकुलेट हो जाता है ना, फिर यहां पे रहता है देखो, दिस रिड्यूसेस ओवरबॉट पोजीशन टू दिस मच, ठीक है। ये भी मैंने लिखा था कि इसका ना इंपैक्ट एक्सचेंज पोजीशन में भी आएगा, ठीक है। फिर देखो, मेंटेन ओवरबॉट पोजीशन शेल फॉरवर्ड बाई, इसका मैंने यहां पे भी लिखा था, देन बाई और सेल फॉरवर्ड टू सेटल एक्सचेंज प्राइस एट डिजायर्ड लेवल। मतलब समझ रहे हो, मैंने ना प्रॉपर पूरा जो क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहा था ना, उसका स्ट्रक्चर बना लिया और क्या क्या मुझे याद रखना है ना वो लिख लिया था। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम रिवाइज कर रहा था ना, मैं वापस से सम लेके बैठा ही नहीं, कैलकुलेट करते बैठा ही नहीं, बस फटाफट से जो पॉइंट्स मैंने लिखे थे वो देख लिया, बस वो याद हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने ना बस 5 मिनट में सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 3 भी। एंड 5 मिनट में मुझे ना देखो 8 मार्क्स मिले। यहाँ पे बहुत टाइम सेव होता है ऐसी जगह पे जहां पे तुम्हारे मार्क्स तुम्हें ज्यादा मिलेंगे एंड द एफर्ट यू हैव टू पुट इन द एग्जाम इज वेरी लेस। लेकिन एग्जाम में अगर तुम्हें कम एफर्ट लगाना है ना, ये लिखते समय, ये प्रिपेयर करते समय लिखने में ज्यादा एफर्ट लगा दो, एक बार लिखो बस खत्म। आगे जो भी रिविजन होंगे ना फटाफट से होंगे एंड बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट कि गलती हुई तो ये कैसा, इसलिए डू लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बहुत सारे मिस्टेक्स करो, मिस्टेक्स की समरी बना लो कि ये मिस्टेक्स मैंने की है और ये मिस्टेक्स मैं आगे नहीं करूंगा। प्रिपरेशन में जितने चाहे मिस्टेक्स करो, लेकिन फाइनल एग्जाम में तुमसे मिस्टेक्स नहीं होगी, ये मेरा तुम्हारे से वादा है, अगर तुम मुझसे बार बार रिवाइज करोगे तो, ठीक है। एंड ऑल्सो एक और एग्जाम था, फॉरेक्स में ही था, आई थिंक ये वाला ही था, क्वेश्चन नंबर 6B था, या ये देखो ये वाला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 50 है मॉड्यूल का। इसमें ना इट वॉज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बहुत रेयरली आता है, बहुत कम आता है, लेकिन ना ये बहुत ज्यादा इजी था, पता है बहुत इजी था। इसमें सिंपल 3 स्टेप्स थे, बाई 500 crores यूजिंग डॉलर स्पॉट, पे इंटरेस्ट ऑन डॉलर आउटफ्लो, लेटर 500 crores को स्वैप करना था 50 पे और 240 crores को स्वैप करना था 54 पे, ठीक है। और एक सी पॉइंट था, इसमें भी सेम किया यार मैंने, सेम थिंग, आई स्ट्रक्चर्ड इट प्रॉपर्ली, क्योंकि ये वाला रेयरली क्वेश्चन, रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये बाकी सब लोग कोई नहीं करके जाएंगे यार, बहुत लिमिटेड लोग करके जाएंगे। एंड तुमने अगर इस पे अपनी पकड़ बना ली ना, देखो इतना सिंपली, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक जो मैंने सॉल्व किया था। एंड प्रेजेंटेशन तो देख ही लो, यहाँ पे थोड़ा बता ही देता हूँ, इतना नीट हैंडराइटिंग तो है नहीं, लेकिन जो जो पॉइंट्स थे ना A B C प्रॉपर्ली मैंने वही वे में सॉल्व किया है, वही वे में मैंने इसका स्वैप भी किया था कि ये इतने रुपए पे, देखो 80-84 पे स्वैप हुआ, वहां पे 50-54 पे स्वैप था, यहाँ पे 80 और 84 पे स्वैप था, बस इतना इजी क्वेश्चन था ना ये। अगर आप एक बार अगर इसको देख के जाते, एक बार इसको स्ट्रक्चर करके याद करके चले जाते, इसको समझ के चले जाते, इसको कॉन्सेप्चुअली समझ के चले जाते, तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं जाते, और जबकि बाकी सबके शायद इसमें मार्क्स चले जाते। एंड यहाँ पे तुम्हें
उन सबसे एज मिल जाता। समझ में आया ना? तो दो बहुत अच्छी चीजें जो मुझे लगती है मैंने की। फर्स्ट थिंग वाज आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड मैंने मिस्टेक्स की समरी बना ली, एंड ऑल्सो आई डिड रेयरली आस्क्ड क्वेश्चंस और उनकी भी समरी बना ली, जिससे कि रिवीजन मेरा फास्ट हुआ, एंड वहां पे जहां पे बहुत लोग के क्वेश्चन शायद रॉन्ग जा रहे थे वहां पे मेरे करेक्ट चले गए। एंड अगर आप तुम भी यही फॉलो करोगे, तुम्हारे भी 80+, 90+, 100 मार्क्स बहुत इजीली आ जाएंगे यार, बहुत इजीली आ जाएंगे, ट्रस्ट मी। चलो अब अपन बात करते हैं बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, रॉन्ग क्वेश्चन इन एग्जाम, व्हाट टू डू। देखो, सबसे पहले खुद को बोलो कि रॉन्ग क्वेश्चन ना सिर्फ अपने लिए नहीं आया है, सबके लिए आया है। तो अगर अपनी लगी है ना, सबकी भी लगी है, ठीक है। दैट्स फर्स्ट थिंग टू टेल टू योरसेल्फ। उसके बाद में नाउ हाउ टू टैकल इट। एक बार मन शांत हो गया, उसके बाद टैकल कैसे करना चाहिए। तो बेसिकली मेक ऑल्टरनेटिव अजम्पशंस, ऑल्टरनेटिव आंसर्स। जैसे हमारा क्वेश्चन था एडवांस कैपच का, जहां पे डिस्काउंट रेट ही नहीं दिया था, तो मैंने एक सॉल्व किया बिना डिस्काउंट रेट के, जिससे मुझे आया फुल 20 lakhs, और दूसरा मैंने सॉल्व किया था 10% का डिस्काउंट रेट लेके, अज्यूमिंग डिस्काउंट रेट 10%, उससे एक आ गया। तो बेसिकली जहां पे, एंड 10% मैंने क्यों लिया डिस्काउंट रेट, क्योंकि दैट्स द मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन। तुम अजम्पशंस लो, सिर्फ ये नहीं, कोई और भी अगर क्वेश्चन है जिसमें कुछ रॉन्ग है, अजम्पशन लेके सॉल्व करो, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे दो, क्योंकि आईसीए मार्क्स दे देता है। अब यहाँ पे मैंने देखो दो सॉल्यूशंस दिए, लेकिन जो वाला सही था ना, आईसीए ने उसी को मार्क्स दिए ना, तो चलेगा। तो तुम जो भी रॉन्ग क्वेश्चन है ना, डरो मत, पैनिक मत हो जाओ, एंड गिव ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, उसके मार्क्स मिल जाते हैं। चलो नाउ लेट्स गो ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट पार्ट ऑफ अवर वीडियो, कि 100/100 इज बिकॉज ऑफ हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क और मैनिफेस्टेशन। मैं बोलूंगा दोनों। कैसे? देखो, मैंने अपना बेस्ट दिया, आई गिव इन ऑल माई हार्ड वर्क, ऑल माई स्मार्ट वर्क। यू हैव सीन अभी कैसे मैं एक क्वेश्चन की समरी बनाता था, कैसे यूज्ड टू रिवाइज इट इफेक्टिवली यूजिंग द समरी पॉइंट्स, जिससे मेरा स्मार्ट रिवीजन हो सके। आई डिड अ लॉट ऑफ दोस, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, स्क्रिबल किया, प्रैक्टिस किया, अच्छे से मॉक टेस्ट दिए, 3 मॉक टेस्ट दिए, चैप्टर वाइज मॉक सीरीज दी, बहुत कुछ किया। बट देन ऑल दिस इज अप टू एन एक्सटेंट, उसके आगे इट्स ऑल मैनिफेस्टेशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, manifestation works for you only if you put in the best hard work, best smart work. अपना पूरा कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, and then you achieve what you aim for. मेरा ना AFM में 100/100 लाने का बहुत पहले से था कि इसमें तो 100 लाऊंगा ही, मोर ऑफ क्योंकि मेरा CFA लेवल भी हुआ था, तो I was like, अगर मेरा कॉन्सेप्ट उससे इतना बेस बना है ना, तो I have to leverage this, and इसी से मेरा रैंक आएगा। and trust me, सिर्फ 100 मार्क्स आने की वजह से मेरा रैंक AR1 आया है। अगर 100 नहीं आते ना, मेरा AR तो आता, पर शायद थोड़ा नीचे वाला AR आता। तो AFM बूस्टेड द AR टू लॉट। लेकिन नाउ अपना टॉपिक थोड़ा डिवेट हो गया, मैं मैनिफेस्टेशन। हाँ, फर्स्ट थिंग विच आई डिड वाज आई बिलीव्ड कि हाँ, अगर मैं कर रहा हूं ना, इट विल हैपन। मैं जो मेहनत कर रहा हूं, मैं जो स्मार्ट वर्क कर रहा हूं ना, गॉड विल रिवॉर्ड मी, यूनिवर्स विल रिवॉर्ड मी, और जो मेरा एम है 100, वो मुझे मिलेगा ही, पक्का है ना यार। यू पुट इन ऑल द एफर्ट्स, किसी चीज को तुम बहुत शिद्दत से चाहो, तुम्हें पक्का वो मिलेगी यार। देयर इज नथिंग व्हिच कैन स्टॉप यू। बस तुम्हें अपने में बिलीफ होना चाहिए। यू स्टडी, यू डू हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, लेकिन अगर तुम्हें अपने में बिलीव नहीं है ना, अपने बिलीफ वो है नहीं, तो इट वोंट हैपन। अपने में बिलीफ लेके आओ, टॉक टू योरसेल्फ पॉजिटिवली, बी अफर्मेटिव, एंड सी वंडर्स हैपन इन लाइफ। नॉट जस्ट इसमें, इन एनीथिंग, बी पॉजिटिव, बी अफर्मेटिव, सब अच्छा होगा। एंड ऑल्सो एम हाई, एम टू द स्काई, एम टू द स्टार्स, सॉरी, एम टू द स्टार्स एंड यू विल फॉलो द स्काई। मैं बताता हूं, मेरा ना ये दिस वाज माय मैनिफेस्टेशन विजन बोर्ड। देखो, मार्कशीट ऑफ सीए हीरा महेश्वरी, यहां पे AFM 100 मार्क्स मैंने दिए थे, कब? 7 महीने पहले। एंड ऑल्सो सी माय ग्रांड टोटल यार 579। इतने आते हैं क्या? नहीं आते, लेकिन फिर भी एम फॉर द पीक, स्टार्स पे एम करो। मैं 579 एम किया, अरे तो जाके मुझे 508 मार्क्स आए, मतलब थोड़ा नीचे तो हो ही जाएगा। एंड AFM में ना 100 मैनिफेस्ट किया था और 100 मिला, ओनली बिकॉज ऑफ स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, डेल्यूजनल बिलीफ कि हाँ, जब मैं सब कुछ कर रहा हूं ना, तो गॉड एंड यूनिवर्स विल डेफिनेटली रिवॉर्ड मी। तो दिस वाज द केस विद मी, ये मेरा मैनिफेस्टेशन था। एंड आई थिंक दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थोड़ा लंबा हो गया, बट आई ट्राई टू कीप इट इन डिटेल एंड नॉट कट ऑफ अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि ये तुम्हें हेल्प करेगी बहुत ज्यादा
दैट्स कंप्लीटली माई इंटेंशन। एंड साथ ही साथ आगे बाकी सब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज के भी वीडियोस लेके आऊंगा, टू स्टार्ट विद एफआर, ऑडिट, डीटी, आईआईटी। और हाँ, स्पेसिफिकली अगर तुम्हें कुछ पॉइंट्स चाहिए हो एएफएम के अंदर, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने बोले उसको छोड़ के, तो बताना कमेंट्स के अंदर। एंड बाकी सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी वीडियोस में भी आपको कुछ स्पेसिफिकली चाहिए कि मैं इसको आंसर करूं, वो भी बताना, सो दैट आई कैन एड्रेस इट अच्छे से। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आप वो फाइल्स डाउनलोड कर सको, सर्टिफाइड कॉपी और मेरी जो समरी शीट थी ना मिस्टेक्स की और सबकी, एंड सो दैट यू कैन मेक इट फॉर योरसेल्फ। एंड बस उतना ही। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। आपके साथ सब बहुत अच्छा होगा। कीप मैनिफेस्टिंग बेस्ट थिंग्स फॉर योरसेल्फ, बी पॉजिटिव, बी अफर्मेटिव, और अपना बेस्ट देते रहो यार। जब आप पॉजिटिव हो, अफर्मेटिव हो, अपनी मेहनत कर रहे हो ना, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच कैन स्टॉप यू, एंड यू हैव द वर्ल्ड टू विन। सब अच्छा होगा। टेक केयर, थैंक्स, बाय बाय।